नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। हमने अक्सर सुना है कि किसी इस पर्सन के अगेंस्ट झूठी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है, या आपके ऊपर फॉल्स केस लगाने की कोशिश की है, या आप पर फॉल्स एफआईआर का नोटिस आया है आपके घर में। ऐसी कुछ जो बातें हैं, इन बातों पर आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बताएंगे कि ऐसे केसेस में जब आपके अगेंस्ट फॉल्स शिकायत या एफआईआर या कंप्लेंट पुलिस थाने में दर्ज हो जाती है, तो आपको क्या लीगल मेजर्स लेना है जिससे कि आपका अगर अरेस्ट हो रहा हो तो आप उससे बचें, जिससे कि सामने वाला पर्सन से अगर आपकी कोई आपसी रंजिश थी और उस रंजिश के कारण उसने ये ऐसा किया है, तो उससे आप बदला कैसे ले सकते हैं या अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या उसके अगेंस्ट आप और क्या क्या एक्शन ले सकते हैं कानून के दायरे में रहते हुए। ठीक है, तो इन सब बातों को आज कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई फॉल्स केस या फॉल्स एफआईआर रजिस्टर होती है पुलिस स्टेशन में, या कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को फाइल कर दी जाती है आपके अगेंस्ट, और इस बात का या तो आपको कैसे पता चलेगा इस चीज का, या तो आपके पास नोटिस आएगा कोर्ट से या पुलिस थाने से। अब सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है, कोई जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली, शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इसमें मुझे सस्पिशन है, उसको शक है कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेसिकली वो होते हैं जो बहुत संगीन अपराध होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, डकैती हो गई, रेप हो गया, या चोरी हो गई। ऐसे कुछ अगर ऑफेंस किया है उसने, तो फिर उस केस में पुलिस ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि ऐसा कोई अपराध किया है, तो वो आपको नोटिस देगा। आपको सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 के तहत आपको नोटिस दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ उसको शक है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन उसको मिली है। अगर उसको लगता है कि हाँ इसी ने किया है, तो फिर वो जाके आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसको शक है या किसी ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो सबसे पहले आपको नोटिस देगा, या आपको कॉल पर भी इन्फॉर्म कर सकता है। तो अगर वो आपको कॉल पर इन्फॉर्म करता है तो क्या प्रक्रिया अपनानी है, या पुलिस थाने से नोटिस आता है तो क्या प्रक्रिया अपनानी है। और दूसरा केस हम समझेंगे जहां पर पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट आपके घर के सामने आके खड़ा हो गया आपको अरेस्ट करने के लिए, तो क्या प्रक्रिया अपनानी है। दोनों ही बातों को अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नोटिस की। अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 के तहत अगर वो आपको नोटिस भेजता है किसी भी तरीके से, कॉल पर या कागज पर, तो ऐसे केसेस में, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत हद तक सेफ हैं इस बात को लेकर, क्योंकि आपको अभी एट प्रेजेंट अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो आपको मतलब प्रिकॉशंस लेने। अब आपको प्रिकॉशंस कैसे लेने, तो आपको सबसे पहले अपने एडवोकेट को कांटेक्ट करना है। जो भी ऑनेस्ट या ईमानदार एडवोकेट आपके कांटेक्ट में हो, उसको आप कांटेक्ट करें। अब यहाँ पर तीन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडवोकेट की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर उस केस में जिला विधिक सहायता केंद्र होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप वहां पर फ्री लीगल एड ले सकते हैं। वहां इस पे मैंने और भी वीडियोस में डिटेल में बताया है। तो वहां पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होंगे और वो आपको फ्रीली ओपिनियन दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप एडवोकेट कांटेक्ट कर सकते हैं, एडवोकेट की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक एडवोकेट हायर करें। उस एडवोकेट को आप अपनी पूरी सिचुएशन बताएं, ये नोटिस हो सके तो उसको फॉरवर्ड कर दें। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आपको एडवोकेट से भी आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप वहां जिला विधिक सहायता में भी नहीं जा पा रहे, तो आप नहीं जाएंगे पुलिस स्टेशन उसकी डिटेल जानने के लिए। आप अपने किसी एक इंटरमीडियरी को भेजेंगे। आप किसी फैमिली पर्सन को भेज सकते हैं या फ्रेंड को भेज सकते हैं। ये जान लो कि आपके अगेंस्ट केस लगा है, आपके अगेंस्ट नोटिस आया है, तो आपके चक्कर में वो कोई और पर्सन जो पुलिस स्टेशन जाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन लेने, उसको अरेस्ट पुलिस नहीं कर सकती। तो इस बात से तो ना डरे, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस एडवोकेट पे। अगर एडवोकेट को आप इन्फॉर्म करते हैं, तो एडवोकेट उसके अकॉर्डिंग सिविल कंप्लेंट है या क्रिमिनल केस है, जो भी जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा। अब यहाँ पर अगर सिविल केस होगा तो वो उस हिसाब से एक्शन लेगा, क्रिमिनल केस होगा तो वो दिमाग लगाएगा कि इसको अरेस्ट से कैसे बचाना है। अब अगर क्रिमिनल केस होता है तो उसके बारे में तो सबसे पहले आप उसको एडवोकेट क्या करेगा, दो मेजर्स लेगा। सबसे पहला लेगा कि अगर आपको अरेस्ट करने का अरेस्ट अगर उसको लगता है कि आपको अरेस्ट कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेगा अंडर सेक्शन 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वो सबसे पहले सेशन कोर्ट में अप्लाई करेगा, सत्र न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय। अगर वहां से खारिज हो जाती है, एंटीसिपेटरी बेल मतलब होता है एक अग्रिम जमानत, मतलब कि आपको लगता है कि आप एंटीसिपेट करते हो कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसके प्रोटेक्शन में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब अभी आपका अरेस्ट हुआ नहीं है, उसके पहले की स्टेज है, तो वो पहले से अप्लाई करके रख देगा। सेशन कोर्ट में ज्यादातर खारिज हो जाती है, तो फिर वो हाई कोर्ट में से एंटीसिपेटरी बेल आपके लिए लाके दे देगा, जिससे कि अगर इन फ्यूचर वो उस फॉल्स केस पर आपको अरेस्ट करने आते हैं, तो आप वो एंटीसिपेटरी बेल दिखाकर अपने अरेस्ट को अवॉइड करा सकते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, एडवोकेट क्या कर सकता है कि वो जो अगर उसके पास प्रूफ है कि आप ये एफआईआर फॉल्स है, तो उसमें वो क्या प्रोटेक्शन लेगा, वो एडवोकेट उस
हाईकोर्ट में डायरेक्ट सेक्शन 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए वो हाईकोर्ट में डायरेक्ट एफआईआर को क्वेश करने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, वो पिटिशन लगाएगा कि इस एफआईआर में झूठे ग्राउंड्स हैं और ये एक्चुअल में केस फॉल्स है, तो इसलिए इस एफआईआर को क्वेश किया जाए। वो हो जाती है तो फिर तो सारा कोई ट्रायल, आपको कोई कोर्ट के चक्कर नहीं काटने, वही मैटर कंक्लूड हो जाएगा। इसीलिए इट इज नेसेसरी कि आपको एडवोकेट को कॉन्टैक्ट करना होगा। अब आ जाते हैं दूसरे केस में, जहां पर आपको पुलिस ऑफिसर आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको अरेस्ट करने वाला है। अब आप क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में बचने के लिए देखो, सबसे पहले तो कि आपको देखना है, अगर आपके आपके अगेंस्ट ऐसा केस है जिसमें अरेस्ट वारंट लाना जरूरी है, ठीक है, तो उस केस में आप देखेंगे कि अरेस्ट वारंट को पहले ढंग से पढ़ना है। उस अरेस्ट वारंट में हो सकता है कि कोई क्लरिकल मिस्टेक हो, किसी भी तरह की कोई अगर त्रुटि है, आपके नाम के स्पेलिंग अलग है या आपके पापा के नाम की स्पेलिंग अलग है, तो आप सबसे पहले वहीं ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि ये अरेस्ट वारंट में जो डिटेल्स है वो मेरी मेंशन नहीं है, तो इसीलिए आप फ्रेश अरेस्ट वारंट इशू करवाओ, या इस अरेस्ट वारंट के बेसिस पे तो आपको कोई अधिकार नहीं है हमको ले जाने का, ठीक है। और इस बात को अगर वो आपके कहने से नहीं मानते हैं तो आप अपने एडवोकेट को बुला सकते हैं इंस्टेंटली, ठीक है। ये हो गया पहला चीज। अगर वो अरेस्ट वारंट भी आपका एकदम सही लिखा हुआ है और आपको वो ले जा रहे हैं, तो फिर तो आप कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आप जाएंगे। अब लेकिन आपके जाने के बाद यहाँ पर आपकी फैमिली वालों को अवगत होना जरूरी है, तो इसीलिए सब लोग को जानना ही जरूरी है कि अगर ऐसे केसेस में आपको ले जाते हैं तो सबसे पहले तो आप किसी मेडिकल ग्राउंड या कोई भी आपका कुछ भी अगर दिक्कत है जो लॉ में सफिशिएंट मानी जाती है, तो उस आधार पर आप हाई कोर्ट में जाकर अरेस्ट के लिए स्टे ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरी चीज। अब अगर जो और आपके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा, आपके फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को या रिलेटिव को, क्योंकि आप तो कस्टडी में है, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आपको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाता है, और वो हो गया सेक्शन अगर कॉल पर आपको अरेस्ट करते हैं। अब देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपको प्रूव करना है। आपको प्रूफ क्यों करना है? क्योंकि देखो, अगर पुलिस, पहले तो आप पुलिस स्टेशन पे ही ट्राई करेंगे कि ये फॉल्स एफआईआर है, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले नहीं मानते हैं, तो आपको ये कोर्ट की ये धाराओं को यूज करना पड़ेगा। अब आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या टिकट है ट्रेन का या एरोप्लेन का या बस का, जिससे जो ये शो करता है कि अगर आप पर मर्डर की चार्ज लगे हैं, लेकिन इस धारा पे इस समय पे तो आप पे चार्ज लगाएगी, आपने इलाहाबाद में मर्डर किया था, लेकिन आप शो कर पा रहे हैं कि इस डेट पे तो मैं इलाहाबाद में था ही नहीं, इस डेट पे तो मैं तेलंगाना में था। तो ये अगर आप शो कर पा रहे हैं तो वो फॉल्स केस माना जाएगा। या इसी तरह की कोई अगर एविडेंस आपके पास है, तो इससे ये धाराएं आपके पास आप पर नहीं लगेंगी, तो वही मैटर क्लोज हो जाएगा। पुलिस मानती है तो अच्छी बात है, नहीं मानती है तो हाई कोर्ट का और सेशन कोर्ट में क्या अप्रोच होगी वो एक एडवोकेट के थ्रू करना होगा, जो मैंने आपको बताई दिया। अब देखो, एडिशनली, क्या आप, अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि उसने मेरे अगेंस्ट फॉल्स केस लगाया तो मैंने तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन उसने ऐसा केस लगाया तो मैं उसके अगेंस्ट, अब उसके अगेंस्ट कोई धारा का उपयोग कर सकता हूं? तो हाँ, आपके पास वो भी ऑप्शन होता है। अगर कोई आप पर ऐसा कोई फॉल्स केस लगाता है जो कि प्रूव हो जाता है कि ये केस फॉल्स था, तो ऐसे केसेस में आपके पास दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 217 217 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और 248 248 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब सेक्शन 217 कहता है, 217 कहता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर किसी ने पुलिस ऑफिसर को दी है इस आशय के साथ कि वो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करे या उसको इंजरी कॉज कर दे, तो ऐसे केसेस में अगर ये प्रूव हो जाता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी, फॉल्स एफआईआर या फॉल्स कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी, तो जो शिकायत करता है उसको 1 साल तक की जेल और 10,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है। दूसरा, उस पर क्या धारा लग सकती है? 248 248 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कहता है कि अगर आपने किसी के अगेंस्ट फॉल्स चार्ज लगाया है और वो फॉल्स चार्ज कोर्ट में प्रूव हो गया है कि ये चार्ज फॉल्स था, तो ऐसे केसेस में आपको आपके अगेंस्ट फिर केस चलेगा अंडर सेक्शन 248 और आपको इसमें कितने साल तक की सजा हो सकती है? 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन है अगर आपके अगेंस्ट कभी कोई फॉल्स केस या फॉल्स एफआईआर फाइल होती है। इसीलिए अगर ऐसे केसेस में जब भी कोई इनिशिएट करता है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक एडवोकेट को कंसल्ट करें, ताकि वो हद से हद तक इनिशियल स्टेजेस पे ही आपके मैटर को क्लोज करवा दे, ताकि अननेसेसरी आपको उस समय के छोटे से नेग्लिजेंस के कारण लंबा ट्रायल ना फेस करना पड़े। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब।